इन नोट्स में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के मुख्य सुरक्षा गार्ड, जिसे हम QLM रिले कहते हैं, उसकी कार्य प्रणाली और उसके ट्रिपिंग प्रोटोकॉल को बहुत बारीकी से डिकोड किया गया है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जो भी लोग रेलवे की इस जटिल तकनीकी दुनिया को इतनी स्पष्टता और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, उन्हें YouTube पर जाकर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, है ना? क्योंकि आज हम जो भी तकनीकी चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा ज्ञान और ये बेहतरीन दस्तावेज उन्हीं की विशेषज्ञता का परिणाम है। तो लोको स्टडी बाय राजू कुमार को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एकदम सही। देखिए, इस तरह के तकनीकी दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर आप रेलवे के असली लोकोमोटिव मैनुअल उठाकर देखेंगे तो वो बहुत जटिल होते हैं, बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों वाले होते हैं। हाँ, तो राजू कुमार जी के नोट्स उसे एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह दिलचस्प बना देते हैं। तो चलिए QLM से ही शुरुआत करते हैं। नोट्स के एकदम पहले हिस्से में अगर हम देखें तो QLM को एक ओवर करंट टारगेट टाइप रिले बताया गया है, जो कि लोकोमोटिव के कैब नंबर 2 में रिले बोर्ड पर लगा होता है और फीडिंग सर्किट में लगा होता है। सही है। यहाँ पे मुझे दो तकनीकी शब्दों की जो असल फिजिकल मैकेनिज्म है वो समझनी है। पहला तो ये कि ये टारगेट टाइप का असल में क्या मतलब होता है, और दूसरा इस फीडिंग सर्किट की भूमिका क्या है पूरे इंजन में। अच्छा, तो टारगेट टाइप का मतलब सिर्फ कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या कोई बत्ती जलना नहीं है, ये एक पूरी तरह से मैकेनिकल इंडिकेटर होता है। मतलब कोई फिजिकल पुर्जा हिलता है? बिल्कुल। जब ये रिले किसी फॉल्ट की वजह से ट्रिप करता है ना, तो रिले के ऊपर एक छोटी सी झंडी या एक भौतिक निशान होता है जिसे हम टारगेट कहते हैं, वो अपनी जगह से खिसक कर गिर जाता है। ओहो। हाँ, या फिर उसका रंग बदल जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि ये मैकेनिकली लॉक हो जाता है। मतलब वो अपने आप वापस सेट नहीं होगा? एकदम सही। इसका मतलब है कि अगर पीछे से करंट वापस सामान्य भी हो जाए तो भी ये रिले खुद ब खुद रीसेट नहीं होगा। इसे लोको पायलट को अपने हाथों से फिजिकली जाकर रीसेट करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जानबूझकर बनाया गया एक तरह का ब्रेकर है ताकि कोई भी पायलट इस फॉल्ट को बस ऐसे ही नजरअंदाज ना कर दे। हाँ, ताकि आपको पता चले कि सिस्टम में कुछ तो गंभीर हुआ है। और वो फीडिंग सर्किट वाली बात? फीडिंग सर्किट को आप ऐसे समझ लीजिए कि वो मुख्य प्रवेश द्वार है जहां से OHE मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन की 25,000 वोल्ट की जो बिजली होती है वो लोकोमोटिव के अंदर आती है। सीधे मेन ट्रांसफार्मर में? हाँ, सीधे मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जाती है। तो QLM असल में इसी प्रवेश द्वार पर बैठा एक संतरी की तरह है जो नजर रख रहा है। बिल्कुल। अगर ये संतरी ट्रिप होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुख्य ट्रांसफार्मर खुद या उससे सीधे जुड़े उपकरणों में कहीं भयानक ओवरलोड है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। जैसे हमारे घरों में मेन MCB गिर जाता है शॉर्ट सर्किट होने पर। एकदम वैसा ही। अब देखिए, नोट्स में बहुत ही सटीक गणितीय डेटा दिया गया है जो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा था। राजू कुमार जी ने लिखा है कि WAM4, WAP1 और WAG5A जैसे जो इंजन होते हैं उनके लिए QLM की सेटिंग 325 एम्पियर पर होती है जी, जबकि WAG7 और WAP4 इंजनों के लिए यही सेटिंग 450 एम्पियर पर रखी गई है। अब हम जानते हैं कि WAG7 ज्यादा भारी मालगाड़ी खींचने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन रिले का काम तो ट्रांसफार्मर को जलने से बचाना है ना। हाँ, सुरक्षा उसका मुख्य काम है। तो क्या WAG7 का ट्रांसफार्मर बनावट में इतना अलग है कि वो 450 एम्पियर तक का करंट झेल लेता है, या फिर ये लोकोमोटिव के ट्रैक्टिव एफर्ट वाले गणित पर निर्भर करता है? देखिए, ये ट्रैक्टिव एफर्ट और ट्रांसफार्मर की जो थर्मल कैपेसिटी है उन दोनों का एक बहुत ही संतुलित गणित होता है। WAG7 के अंदर लगा मुख्य ट्रांसफार्मर और उसकी ट्रैक्शन मोटर्स का पूरा सर्किट ही ज्यादा करंट खींचने के लिए डिजाइन किया जाता है। अच्छा, जब एक मालगाड़ी किसी ढलान पर या बहुत भारी वजन के साथ चलना शुरू करती है ना, तो रोटर को घुमाने के लिए मोटरों को शुरुआत में बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। काफी ताकत लगानी पड़ती है। बिल्कुल, और ये टॉर्क सीधे तौर पर ट्रांसफार्मर से खींचे गए एम्पियर पर निर्भर करता है। मतलब सामान्य स्थिति में भी वो इंजन शुरुआत में बहुत ज्यादा करंट खींचेगा ही खींचेगा। एकदम सही पकड़े हैं। अब आप सोचिए, अगर आप WAG7 में 325 एम्पियर वाला QLM लगा देंगे तो क्या होगा? वो तो बार बार ट्रिप हो जाएगा। हाँ, जब भी पायलट भारी वजन खींचने के लिए पावर बढ़ाएगा, रिले को लगेगा कि अरे शॉर्ट सर्किट हो गया, और वो इंजन को फौरन बंद कर देगा। इसे हम इंजीनियरिंग में फॉल्स ट्रिपिंग कहते हैं। ओह, तो इसीलिए वो लिमिट बढ़ाई गई है। हाँ,
450 एम्पियर की सेटिंग उस रिले की कॉइल को ये बताती है कि देखिए 449 एम्पियर तक तो सब कुछ सामान्य है, खिंचाव है, लेकिन जैसे ही कांटा 450 पार करे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। हाँ, समझ लो कि ये कोई भारी ट्रेन का खिंचाव नहीं, बल्कि वाइंडिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट है। ये एक तरह का बहुत ही सटीक चुंबकीय कैलिब्रेशन है। क्या बात है। तो अब उस परिदृश्य पर आते हैं जहां ये 450 वाली सीमा पार हो जाती है। मान लीजिए परिदृश्य एक लोकोमोटिव चल रहा है और अचानक QLM लॉक्ड इंडिकेशन के साथ अकेला ट्रिप हो जाता है, इंजन बंद। बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट। अब नोट्स कहते हैं कि पायलट को कैब से निकलकर HT2 कंपार्टमेंट में जाना होता है और यहाँ जांच की एक पूरी लिस्ट दी गई है। वो मुझे किसी सस्पेंस थ्रिलर के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसी लगी। वो इसलिए क्योंकि HT2 कंपार्टमेंट कोई सामान्य जगह नहीं है। ये हाई टेंशन बिजली के उपकरणों का घर होता है। खतरनाक जगह है। बहुत ज्यादा। जब पायलट वहां जाता है तो उसे सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, उसे वहां के पूरे माहौल को, वहां की गंध को महसूस करना होता है। हाँ, नोट्स में साफ लिखा है कि पायलट को धुआं और किसी चीज के जलने की गंध की जांच करनी है और एक बहुत ही खास निर्देश है कि ऑयल ट्रैप चेंबर और सेफ्टी वॉल्व के नीचे ऑयल स्प्लैश मतलब तेल के छींटों की जांच करनी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मैं यहीं पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब ये एक 25 किलो वोल्ट पर चलने वाला प्योर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, ये कोई डीजल इंजन तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर इस पूरी जांच में इस तेल पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है? देखिए, ये इलेक्ट्रिक रेलवे इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो जो तेल है ना, वो ईंधन नहीं है इंजन चलाने के लिए। अच्छा। वो असल में ट्रांसफार्मर ऑयल है। जब 25,000 वोल्ट की बिजली मुख्य ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से गुजरती है तो जूल हीटिंग के कारण वहां भयंकर गर्मी पैदा होती है। तो उस ट्रांसफार्मर को एक बहुत बड़े लोहे के टैंक में रखा जाता है और उसे इस खास तरह के मिनरल ऑयल से पूरा भर दिया जाता है। तो मतलब ये तेल एक तरह से कूलेंट का काम कर रहा है। वेल, मशीन को ठंडा रखने के लिए। हाँ, ये कूलेंट भी है और एक बहुत ही शक्तिशाली डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी है। इंसुलेटर मतलब ये सुनिश्चित करता है कि करंट एक कॉइल से कूदकर दूसरी कॉइल में हवा के रास्ते ना चला जाए। अच्छा। अब आप सोचिए, अगर मुख्य वाइंडिंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि वहां एक भयंकर प्लाज्मा आर्क पैदा हुआ है जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बाप रे। और वो प्लाज्मा आर्क सीधे उस ट्रांसफार्मर के तेल के संपर्क में आता है। एकदम सही। और उस अत्यधिक तापमान पर वो तेल पल भर में वाष्पीकृत होकर भाप या गैस में बदल जाता है। अब चूंकि वो पूरा टैंक पूरी तरह से सील होता है तो अंदर गैस बनने से दबाव बहुत अचानक से बढ़ जाएगा। भयानक रूप से बढ़ता है। और अगर ये दबाव बाहर ना निकले तो वो पूरा का पूरा लोहे का टैंक एक बम की तरह फट जाएगा। लोकोमोटिव के परखच्चे उड़ जाएंगे। ओह, और यहीं पर वो एक्सप्लोजन वेंट और सेफ्टी वाल्व काम आते हैं जिनका जिक्र राजू कुमार जी ने अपने नोट्स में किया है। हाँ, बिल्कुल। ये वाल्व उस टैंक के जानबूझकर बनाए गए कमजोर बिंदु होते हैं। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी या सेफ्टी वाल्व होता है, बिल्कुल वैसा ही। जब दबाव एक सुरक्षित सीमा से ऊपर जाता है तो ये वाल्व फट जाते हैं या खुल जाते हैं और अंदर का उबलता हुआ तेल और गैस बहुत तेजी से बाहर की तरफ छलकते हैं। और इसी को ऑयल स्प्लैश कहते हैं। जी, इसी को। मतलब अगर पायलट को HT2 कंपार्टमेंट के फर्श पर या वेंट के आसपास तेल के छींटे दिखाई देते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो चुका है। हाँ, वो कोई सामान्य रिसाव या लीकेज नहीं है। तेल का छलकना इस बात का सबूत है कि सेफ्टी वॉल्व ने टैंक को फटने से बचा लिया। और इसीलिए लोको स्टडी बाय वाजू कुमार के नोट्स में ये निर्देश इतनी प्रमुखता से दिया गया है। ऑयल स्प्लैश ये पुष्टि कर देता है कि खराबी बाहर नहीं, ट्रांसफार्मर की आत्मा यानी उसके कोर के अंदर है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। अच्छा, अब मान लेते हैं कि पायलट ने बहुत बारीकी से जांच कर ली, ना तो वहां कहीं धुआं है ना ही तेल के छींटे हैं, सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। ठीक है। तब राजू कुमार जी के नोट्स एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि पायलट को QLM रिले को केवल एक बार क्लॉकवाइज घुमाकर रीसेट करने की अनुमति है। सिर्फ एक बार? हाँ, अगर वो दोबारा ट्रिप होता है तो उसे बिल्कुल नहीं छूना है। क्या ये नियम थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब अगर बाहर से सब ठीक है तो उसे 2-4 बार रीसेट करके चालू करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? ये नियम असल में लोकोमोटिव इंजीनियरिंग के सबसे जरूरी सुरक्षा सिद्धांतों में से एक है। देखिए, विजुअल इंस्पेक्शन मतलब सिर्फ आंखों से देखने की अपनी एक सीमा होती है। हाँ, हर चीज बाहर से तो नहीं दिखेगी।
बिल्कुल, हो सकता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग में एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जो इतना बड़ा ना हो कि उसने तेल को उबालकर एक्सप्लोजन वेंट को फाड़ दिया हो, लेकिन वो अंदर मौजूद तो है ना। और ऐसे में अगर पायलट बार बार रिले को रीसेट करता है तो वो असल में कर क्या रहा है? वो उस 25,000 वोल्ट की भारी बिजली को बार बार दोबारा उस शॉर्ट सर्किट वाले हिस्से में धकेल रहा है। ओ, पहली बार में रिले ने सिस्टम को बचा लिया। जब आप उसे रीसेट करते हैं तो आप सिस्टम को एक चांस दे रहे हैं कि चलो शायद कोई मामूली सा फॉल्ट था जो निकल गया। लेकिन अगर वो तुरंत दोबारा गिरता है, तो मशीन चीख चीख कर कह रही है कि भाई फॉल्ट असली है। बिल्कुल, अगर पायलट उसे तीसरी या चौथी बार रीसेट करेगा तो वो बार बार उस शॉर्ट सर्किट को ऊर्जा देगा और अंततः वो ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगा। ये तो वैसी ही बात हो गई कि अगर आप बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहे हैं और गलत तार कट जाए तो आपको दूसरी बार किसी और तार को काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सही उदाहरण है। बल्कि नोट्स में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि कुछ रेलवे जोन्स में तो इसे एक बार भी, मतलब एक सिंगल बार भी रिसेट करने की सख्त मनाही है, भले ही बाहर से सब नॉर्मल दिखे। हाँ, क्योंकि कुछ जोन्स ये मानते हैं कि मशीन के सेंसर्स इंसान की आंखों से कहीं ज्यादा सटीक होते हैं। वे QLM के ट्रिप होने को ही इतना बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं कि बिना मेंटेनेंस स्टाफ के जांच किए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई अकेले QLM के ट्रिप होने की बात, लेकिन राजू कुमार के नोट्स परिदृश्य 2 में एक और भी पेचीदा स्थिति की बात करते हैं। क्या हो जब खराबी सिर्फ ट्रांसफार्मर के अंदर तक ही सीमित ना रहे? नोट्स के अनुसार अगर QLM रिले के साथ QOP1 या QOP2 या फिर QRSI1 भी ट्रिप हो जाएं, तो जांच का पूरा दायरा ही बदल जाता है। ये असल में वो स्थिति है जहां सिस्टम आपको बता रहा है कि फॉल्ट अब ट्रांसफार्मर की बाउंड्री पार कर चुका है। मतलब फैल गया है। हाँ, वो ट्रैक्शन पावर सर्किट में फैल गया है। जो करंट ट्रांसफार्मर से निकलकर इंजनों के पहियों को घुमाने वाली मोटरों तक जाना चाहिए था, वो रास्ते में कहीं भटक गया है। आपने कहा रास्ता भटक गया है। हाँ। इसका सीधा संबंध QOP रिले से है ना, जिसे नोट्स में ट्रैक्शन पावर के अर्थ फॉल्ट रिले के रूप में बताया गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो जब पायलट देखता है कि QLM के साथ ये अर्थ फॉल्ट रिले भी गिरा है, तो नोट्स उसे पूरी ट्रैक्शन पावर सर्किट की सघन जांच करने को कहते हैं, जैसे लाइन कॉन्टैक्टर और ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह। इसे आप एक तरह के कैस्केड फेलियर की तरह समझ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल किसी सिस्टम वाइड इन्फेक्शन की तरह लगता है। जैसे शरीर में एक जगह संक्रमण होता है तो वो वहां तक सीमित रहता है, लेकिन अगर वो खून में मिल जाए तो पूरे शरीर की जांच करनी पड़ती है। एकदम सटीक एनालॉजी है। यहाँ QOP का गिरना ये बता रहा है कि करंट अपनी तारों से निकलकर लोकोमोटिव की धातु वाली बॉडी या जमीन की तरफ बहने लगा है। और जब हजारों एम्पियर का करंट अपनी जगह से बाहर निकलता है तो वो जिस भी पुर्जे से होकर गुजरेगा उसे तो जला ही देगा ना, राख कर देगा। इसीलिए पायलट को लाइन कॉन्टैक्टर्स और उनके आर्क चूट्स की जांच करनी पड़ती है। अच्छा, नोट्स में इन आर्क चूट्स का बार बार जिक्र है। इन आर्क चूट्स का इस ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट से क्या सीधा संबंध है? देखिए, जब लोकोमोटिव भारी वजन खींच रहा होता है और अचानक कोई कॉन्टैक्टर, जो कि एक तरह का बहुत बड़ा स्विच होता है, खुलता है, तो भारी करंट के कारण वहां हवा में बिजली कूद जाती है। इसे प्लाज्मा आर्क कहते हैं। आर्क चूट का काम उस आर्क को अपनी तरफ खींचकर टुकड़ों में बांटकर ठंडा करना और बुझाना होता है। तो अगर कोई आर्क चूट चटक जाए या टूट जाए तो क्या होगा? अगर वो टूट गया तो वो प्लाज्मा आर्क बुझेगा नहीं, वो बाहर निकलकर सीधे लोकोमोटिव की लोहे की बॉडी से टकरा जाएगा। और जैसे ही वो बॉडी से टकराएगा वो एक भारी अर्थ फॉल्ट पैदा करेगा। ये अर्थ फॉल्ट तुरंत QOP रिले को ट्रिप कर देगा। और क्योंकि ये पूरा सर्किट ट्रांसफार्मर से ही जुड़ा है, तो ये भारी झटका पीछे जाकर मुख्य QLM को भी गिरा देगा। बिल्कुल, यही पूरी चेन है। क्या बात है, ये एक शानदार लॉजिकल चेन है। टूटा हुआ आर्क चूट, फिर प्लाज्मा आर्क का लोहे की बॉडी से टकराना, फिर अर्थ फॉल्ट, QOP का गिरना और अंत में ओवरलोड के कारण QLM का ट्रिप हो जाना। अब आप समझे कि नोट्स पायलट को इन विशिष्ट पुर्जों को चेक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल समझ आ गया। और अगर इस लंबी जांच में पायलट को कोई भी खराबी दिखती है तो नोट्स का स्पष्ट निर्देश है रिले को बिल्कुल रीसेट ना करें
और तुरंत TLC यानी ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर से संपर्क करें। हाँ, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना सबसे जरूरी है। लेकिन यहाँ रीसेट करने के नियम में एक बहुत ही अजीब मैकेनिकल निर्देश दिया गया है। अगर जांच में सब कुछ सामान्य मिलता है तो पायलट को QLM को क्लॉकवाइज घुमाना है। जी, लेकिन जो अन्य रिले हैं जैसे QRP, उनके टारगेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये अलग अलग दिशाओं में घुमाने का क्या चक्कर है? क्या ये सिर्फ डिजाइन की वजह से है या कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी है? देखिए, इसके दोनों ही कारण हैं। मैकेनिकल स्तर पर तो ये अलग अलग प्रकार के रिले होते हैं। इनके स्प्रिंग और लॉकिंग मैकेनिज्म अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा भी है। मनोवैज्ञानिक फायदा? वो कैसे? आप खुद सोचिए, जब लोको पायलट एक डार्क कैब में होता है और बहुत तनाव में होता है तो उसकी मसल मेमोरी उस पर हावी हो सकती है। हाँ, हड़बड़ाहट में इंसान गलतियां करता है। वो बिना सोचे समझे सभी रिले को एक ही दिशा में धड़ाधड़ स्वाइप करके रीसेट कर सकता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ये जो अंतर है ना, ये एक कॉग्निटिव स्पीड बम्प का काम करता है। मतलब ये पायलट को एक पल रुकने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, उसे रुकना पड़ता है, रिले के प्रकार को देखना पड़ता है और फिर सचेत होकर सही दिशा में हाथ घुमाना पड़ता है। इससे गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। कमाल है। ये तो मानवीय मनोविज्ञान और मशीन के इंटरफेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और यहाँ भी वही अंतिम नियम लागू होता है कि यदि QLM दूसरी बार अन्य रिले के साथ ट्रिप हो जाए तो अपना हाथ पीछे खींच ले और TLC को फैसला लेने दे, जो शायद खराब मोटर को आइसोलेट करने का निर्देश दे ताकि इंजन बची हुई पावर के साथ ट्रेन को सेफ जगह ले जा सके। बिल्कुल, ताकि पूरा लोकोमोटिव बेकार ना हो। तो अगर हम राजू कुमार जी के इन विस्तृत नोट्स और आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? यही कि लोको पायलट का काम सिर्फ हरी झंडी देकर थ्रोटल बढ़ाना नहीं है यार। वो असल में एक चलती फिरती 25,000 वोल्ट की पावर ग्रिड का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसे डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेशन से लेकर प्लाज्मा आंख के व्यवहार तक सब कुछ समझना होता है। और QLM जैसे रिले उस पावर ग्रिड के नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो मिली सेकेंड्स में करोड़ों की संपत्ति और लोगों की जान बचाते हैं। सच में ये बहुत ही बारीक इंजीनियरिंग है। इसीलिए मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आप रेलवे इंजीनियरिंग की इस दुनिया को ऐसे ही और करीब से समझना चाहते हैं तो YouTube पर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, वहाँ ऐसे तकनीकी विषयों पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल। खैर,